नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक आज कानपुर पहुंची। एक पत्रकार वार्ता के दौरान नेशनल हेराल्ड केस पर बात करते हुए भाजपा सरकार पर जोरदार हमला करते हुए बोली, दोनों मोटा भाई यानी ईडी का प्रयोग इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरह कर रहे हैं। कबीर के दोहरे का जिक्र करते हुए कहा कि यह झूठों की सरकार है, यह जुमलेबाज सरकार है। ऐसी सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती है। आगे कहा कि नेशनल हेराल्ड केस में जो भी नुकसान हुआ था उसे इक्विटी में बदलने के लिए किए गए काम को मनगढ़ंत तरीके से पेश किया गया। अगर कांग्रेस का कोई भी नेता इस केस में शामिल होता तो उसे सजा करने में इतनी देर क्यों लगी। 10 साल का समय चार्जशीट में लग गया। यह बताता है कि कांग्रेस से डर कर भाजपा अब नए पैंतरे चल रही है। राहुल गांधी के विदेश दौरे पर निर्वाचन आयोग पर कही हुई बात पर सवाल पूछने पर कांग्रेस प्रवक्ता ने कोई जवाब नहीं दिया। पहला जो पहलू है, पहला जो पक्ष है वो ये है कि एजेएल के ऊपर जो आपने पूछा कि जो पंडित जी और उस समय के महानायकों ने, जो कांग्रेस के बड़े नेताओं ने गठन किया था, एजेएल के ऊपर बहुत ऋण हो गया। 90 करोड़ का ऋण हो गया। वेतन नहीं जा रहा था, टैक्स नहीं जा रहा था, काम नहीं हो पा रहा था, ठप ही हो गया था। तो उसको अगर पुनर्जीवित करना था अखबार को, तो पहले तो वेतन ही दे दे, नहीं तो कोई काम नहीं करेगा। तो इसीलिए एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के शेयर, चूंकि केवल एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को दिए जा सकते हैं, तो एक ऐसी ही कंपनी का गठन हुआ। और इसके अब हमें ये समझना होगा कि दोनों के शेयर धारक कौन है। दोनों के शेयर धारक कांग्रेस के सबसे बड़े उच्चतम नेता हैं। तो आप नाम से गिनेंगे कि पंडित नेहरू का था, कि वो किदवई जी का था, कि पुरुषोत्तम दास टंडन जी का, नहीं, मैं ये कह रही हूँ। तो शेयर जब ट्रांसफर हुआ, मेरी बात तो पूरा तो कर लेने दीजिए। तो जब शेयर ट्रांसफर हुए तो वो कांग्रेस के ही सबसे बड़े पदाधिकारियों के ऊपर हुए। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव। अब वो ये भारतीय जनता पार्टी का ही प्रोपोगेंडा है कि जो पदासीन कांग्रेस के लोग हैं उनके शेयर पदासीन कांग्रेस के लोगों को दिए गए, पर वो पद के बारे में बात नहीं करेंगे, वो नाम के बारे में बात करके दिखाएंगे कि ये तो परिवार में। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों के शेयर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों को ही तो मिलेंगे ना, कोई मोदी जी और मोहन भागवत जी को थोड़ी ना मिल जाएंगे। अगर उन्होंने भी एक अखबार चलाए होते, अगर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी होती, भारत जोड़ो आंदोलन में शामिल हुए होते, माफीनामे ना लिखे होते, अंग्रेजों की पेंशन पर ना जिए होते, गांधी जी की हत्या में उन लोगों का नाम ना होता, तो ठीक था। आज उनके पास भी ऐसी कोई विरासत होती। लेकिन हर बार कांग्रेस के और स्वतंत्रता संग्राम की विरासत पर चोट करना और उसको एक राजनीतिक रूप दे देना, मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही निम्न स्तर की राजनीति है और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। इसके दोनों तरीके हो सकते थे। जो आप कह रहे हैं वो भी हो सकता था। एक तरीका ये भी हो सकता था कि ऋण ही माफ कर देते, भाई पूरा ऋण ही दे देते। लेकिन इसका ये भी तरीका हो सकता है कि ऋण को इक्विटी में बदल दिया, वो भी एक मान्य तरीका है। अगर इक्विटी में बदल के हमने दूसरी कंपनी में शेयर ट्रांसफर किया तो इसका ये तो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होती है। और अगर कोई संपत्ति किसी के नाम हो इस तरीके से कि वो संपत्ति का इस्तेमाल अपने लिए कर सके, तो आपका प्रश्न जायज होता है। पर 3-4 तरीके थे, उनमें से एक तरीका अपनाया गया और उस तरीके के जरिए मैं फिर से दोहराती हूँ कि ना 1 रुपया किसी धारक को मिला, ना कोई तनख्वाह मिली, ना कोई प्रॉफिट मिला और ना ही कोई संपत्ति किसी के नाम हुई। तो कोई मनी ट्रेल नहीं है। अब वो एक गालिब का शेर है कि न था तो खुदा, कुछ न था तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबाया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। तो अब ऐसा होता और वैसा होता और किंतु परंतु इफ बट तो बहुत किया जा सकता है। और जो वस्तु स्थिति है, जो आज के तथ्य है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस लगाया गया है उसको साबित करना टेढ़ी खीर होगा, क्योंकि उसमें कोई भी वजन नहीं। मेरी तरफ से वहाँ सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ेंगे और सड़क पर भी लड़ाई होगी। हमने प्रदर्शन किया दिल्ली में, हमने प्रदर्शन किया देश की सारी राजधानी में एक ही दिन, और मैंने आपको बताया कि हम 57 बड़े शहरों में प्रेस वार्ता कर रहे हैं ताकि जनमानस तक भी ये बात पहुंचे। तो 2 लड़ाई है, एक कानूनी लड़ाई है और एक जनता के बीच की लड़ाई है। भाई साहब, आप तो अपनी क्षमता को बड़ा कम करके आंक रहे हैं।
देखिए, जो गली मोहल्ले तक अगर कोई पहुंच सक, जहां ना देखिए, जैसे कहते हैं ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। और आज के समय में तो जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है, और हम आपके जरिए, मैंने तो शुरू में ही काम चाहते कि आपके जरिए और बात पहुंचे लोगों तक। खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, अगर तोप मुखातिब हो तो अखबार निकालो। मेरे पिताजी, एक मिनट सुन लीजिए, अब मेरे पिताजी जनसत्ता में उन्होंने 27 साल नौकरी की, वो न्यूज़ एडिटर थे, मैं खुद पत्रकार की बेटी हूँ। और ये कहा जाता, मेरे पिताजी ने हमेशा ये कहा कि पत्रकार की कलम अगर झुकती है तो सिर्फ लिखने के लिए झुकती है। तो बहुत ताकत है आपकी कलम में, बहुत ताकत है इस कैमरे में। तो आप लेके जाइए, जो सच्चाई है वो जनता तक पहुंचाइए। हम तो करेंगे, हमारे पास तो संगठन है। ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की, दायर की। राजन कटोच जो ईडी के डायरेक्टर थे, मोदी जी ने उनका ही बिस्तर गोल कर दिया, डब्बा गोल। उन्होंने कहा आप जाइए राजन जी, आप कैसे कह सकते हैं कि अपराध नहीं हुआ है, आप जाइए, हम नया डायरेक्टर लाएंगे और फिर से केस शुरू करेंगे। तो देखिए, प्रतिशोध की भावना किस तरह से सर चढ़कर बोलती है और मोदी जी के अंदर प्रतिशोध की ज्वाला कैसे धधकती है, इसके लगातार उदाहरण आपको देखने को मिलते रहेंगे। तमाम मुख्यमंत्रियों पर जो कार्रवाइयां हुई विपक्ष के, तमाम विपक्ष के नेताओं पर, वीरभद्र सिंह जी जब हिमाचल के मुख्यमंत्री थे, उनकी बेटी की शादी के दिन तक ईडी का छापा पड़ा और कुछ नहीं मिला। तो वो किसी भी हद तक जाएंगे अपने विरोधी को नीचा दिखाने के लिए, छवि को धूमिल करने के लिए और अपनी प्रतिशोध की ज्वाला को शांत करने के लिए। तो कमाल की बात यह है कि 2015 में जो ये केस दोबारा खुला, इसकी चार्जशीट होती है 2025 में। 10 साल लग जाते हैं चार्जशीट दायर करने में, आरोप पत्र दायर करने में। अगर आपके पास इतने तथ्य थे, इतने साक्ष्य थे, इतना बड़ा इकोनॉमिक या फाइनेंशियल क्राइम हुआ है, अपराध हुआ है, बहुत बड़ा मनी ट्रेल आपको मनी लॉन्ड्रिंग का मिल गया है, 55 घंटे आपने राहुल गांधी जी को इंटेरोगेट किया, उसके बाद आपको 10 साल लग गए चार्जशीट दायर करने में। मतलब मुझे लगता है कि ये इतना हास्यास्पद है कि मोदी जी और अमित शाह जी ईडी से इस तरीके की कार्रवाई कराकर केवल अपनी जग हसाई कर रहे हैं। एक और बात मैं आपको कहती हूँ, कुर्की का भी आदेश एक निकाला, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। उसके लिए एक प्रोविजनल अपील थी, जिसके लिए 365 दिन दिए गए कि 365 दिन में आप दायर करिए और फिर ये जो प्रोविजनल है, ये प्रॉपर कुर्की का जो है वो निर्देश निकाला जाएगा या प्रॉपर्टी अटैचमेंट का निर्देश निकाला जाएगा। तो 365वें दिन आनन फानन में जाकर ये याचिका दर्ज की जाती है। 10 साल तक चार्जशीट नहीं कर पाए, 365वें दिन जाकर आप अपना एक और ये अपील दायर करते हैं अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की। तो ये साफ पता चलता है कि इस केस में कोई दम नहीं है, बेबुनियाद केस है। और वो कहते हैं आरएसएस, मधुले में कहते थे कि आरएसएस का फुल फॉर्म है र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी। असल में ना झूठ और अफवाह के पांव नहीं होते, ऐसे हवा में शिगुफा छोड़ दो और वो अपने आप बड़ा होता जाता है, एक के बाद पहुंचता जाता है। एक और शिगुफा इन्होंने छोड़ा कि 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी है जी, सारी प्रॉपर्टी हड़प ली। 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, सारी प्रॉपर्टी हड़प ली। और इसकी सच्चाई ये है कि एजेएल के पास 6 शहरों में अचल संपत्ति थी, है दिल्ली, मुंबई, पटना, लखनऊ, पंचकुला और इंदौर, जिसमें से केवल लखनऊ की जो संपत्ति है वो फ्री होल्ड पर है, बाकी 5 जो संपत्तियां हैं वो लीज पर हैं। तो आप लीज की संपत्ति को कैसे आप गिन सकते हैं? आयकर विभाग ने 413 करोड़ रुपए का आकलन किया, ये 2000 करोड़ से नीचे नहीं आते। तो झूठ बोलना, मुझे लगता है कि ये अगर सच में झूठ बोलने पर काला कौवा काटता तो पता नहीं भाजपाइयों और संघियों का आज क्या हाल होता। वो तो सच है, अच्छी बात यह कि केवल मुहावरा है और सच में काला कौवा नहीं काटता है। तो लगातार इस तरह का झूठ फैलाना और ये कहना, ये दिखाने की कोशिश करना कि विरोधी करप्ट है, मैं समझती हूँ अब ये बूमरैंग कर रहा है, अब ये अपने ही जाल में खुद फंसते जा रहे हैं। तो कुछ बड़े प्रश्न मुझे लगता है आज पूछने चाहिए। सबसे पहला ये कि क्या सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, मोतीलाल वोहरा जी, ऑस्कर फर्नांडिस जी,
या कांग्रेस के किसी भी नेता के नाम पर एजेएल या यंग इंडिया की कोई संपत्ति बेची गई है? जवाब है नहीं। क्या इन तमाम नेताओं को कोई भी तनख्वाह, कोई भी सैलरी, किसी भी तरीके का फाइनेंशियल बेनिफिट एजेएल या यंग इंडिया के तहत हुआ है? जवाब है नहीं। क्या एजेएल की किसी भी संपत्ति का मालिकाना हक यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दिया गया है? जवाब है नहीं। क्या एजेएल की किसी भी संपत्ति से निकला हुआ कोई भी धन या कोई भी अचल संपत्ति यंग इंडिया के नाम पर हस्तांतरित की गई है? जवाब है नहीं। तो भैया मैं एक बात जानना चाहती हूं कि अखबार हमारी इतनी चिढ़ थी कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसको बंद कर दिया गया। 3 साल ये अखबार बंद रहा। एक तो अंग्रेजों को चिढ़ थी और उन्हीं अंग्रेजों को माफीनामे लिखने वाले, उनकी पेंशन पर जीने वाले और उसी भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करने वाले जो लोग थे, आप समझ रहे होंगे किसकी तरफ इशारा है, आज उनके वंशजों को चिढ़ है। तो अंग्रेज चिढ़ करते थे और आज चिढ़ते हैं उनके वंशज। वो इसलिए क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के नाम पर जिनके पास विरासत के नाम पर नील बटा सन्नाटा, शून्य और सिफर हो, वो बार बार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर, महापुरुषों पर और उनसे जुड़ी हर विरासत पर प्रहार करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं सिलसिलेवार तरीके से। तो एजेएल, एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड नाम की एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को बनाया जाता है इन तीनों अखबारों को चलाने के लिए। और समस्या ये होती है, जैसा कि आप हमारे पत्रकार बंधु खासतौर से जो प्रिंट मीडिया से आते हैं वो ये बात जानते होंगे कि अखबार अक्सर मुनाफे में नहीं चलता है। नहीं चलता है ना, बहुत हद तक जो है वो घाटे का ही सबब है, पहले भी था, आज भी है। तो ऐसा हुआ कि एजेएल जो है वो मुनाफा नहीं कर पाया, ऋण चढ़ता गया, बढ़ता गया और इतना बढ़ गया कि आप जैसे तमाम पत्रकार जो उस वक्त उन तीनों अखबारों में काम करते थे, उनका वेतन देने के लिए, उनका पीएफ देने के लिए, उनकी ग्रेच्युटी देने के लिए, यहाँ तक कि बिजली का बिल और टैक्स भरने तक के लिए पैसे नहीं थे। तो कांग्रेस पार्टी ने ये सोचा कि इतनी बड़ी विरासत है, क्या उसे खत्म हो जाने देंगे या उसके ऋण को हम खुद लेकर उस अखबार को दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इंडियन कंपनीज एक्ट जो पहले बना था उसमें सेक्शन 25 और वो संशोधित जब किया गया तो वो सेक्शन 8 हो गया। कहता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, जो एजेएल है वो भी नॉट फॉर प्रॉफिट है, जो यंग इंडिया है वो भी नॉट फॉर प्रॉफिट है। नॉट फॉर प्रॉफिट का अर्थ ये होता है कि कोई भी निवेशक, कोई भी शेयर होल्डर यानी कि धारक ना 1 रुपया इधर से उधर कर सकता है, ना कोई तनख्वाह या सैलरी ले सकता है, ना कोई मुनाफा या प्रॉफिट ले सकता है। जो भी अचल संपत्ति है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उस पे कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, कोई स्थानांतरण नहीं हो सकता। तो एजेएल एक ऐसी ही कंपनी थी, केवल इसका शेयर एक दूसरी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को दिया जा सकता है। तो कांग्रेस पार्टी के तमाम जो बड़े पदाधिकारी थे, कांग्रेस पार्टी के तमाम जो लोग कार्यकर्ता थे, उन सब से विचार किया गया और जो एजेएल के शेयर होल्डर थे उनसे भी बातचीत की गई। यंग इंडिया नाम की एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का गठन हुआ और ये सारा जो ऋण है, जो लोन है, उसको ट्रांसफर कर दिया गया। अब ये सवाल होता है कि उस ऋण का क्या हुआ। तो देखिए, एक बहुत ही साधारण सी प्रक्रिया होती है जिसमें ऋण को, डेट को इक्विटी में बदल दिया जाता है। मोदी सरकार ने तमाम कंपनियों के ऋण को इक्विटी में बदला, एनसीएलटी वही करती रहती है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ, एक सोया कंपनी, उसकी डेट को इक्विटी में बदलकर लाला रामदेव हैं, पतंजलि के जो मालिक हैं लाला रामदेव, तो लाला रामदेव जी ने वो पूरी इक्विटी लेकर वो पूरी कंपनी ही खरीद ली। कोई कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि लाला राम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ और अपनी बात शुरू करना चाहती हूँ मैं कबीर के एक दोहे से। उन्होंने कहा कि सांच बराबर तप नहीं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है,
ताके हृदय हरि आप। अगर कबीर के इस दोहे को हम सही माने, ये माइक ऑन ऑफ हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, तो अगर हम कबीर के दोहे को इसके बिना ही करिए तो ऐसे जाएगा ना? हाँ, ऐसे ही बोल दूं, आएगा? क्योंकि ये वो कम ज्यादा होगा ना तो दिक्कत होगी। या तो मैं बिना माइक के ही कर दूं, आवाज कैच हो जाएगी। आपके लिए ठीक होगा? नहीं, मैं अपने ये सोशल मीडिया वालों से पूछ रही हूँ। हाँ, तो देखिए, आज की प्रेस वार्ता कबीर के एक दोहे से शुरू करती हूँ। कबीर ने कहा था कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय हरि आप। और अगर हम इस दोहे को सच माने तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने झूठ, जुमलों, प्रपंच और पाखंड का जो जाल फैलाया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और तमाम विपक्ष के नेताओं के खिलाफ षड्यंत्र का जो जाल फैलाया है, उसे देखते हुए ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अब भाजपा और संघ के पाप का घड़ा भर चुका है और इस पाप के घड़े को ध्वस्त करने का, नेस्त नाबूद करने का, फोड़ने का समय भी आ चुका है। खास तौर से बार बार विपक्ष की आवाज को कमजोर करने के लिए जिस तरह से जांच एजेंसियों को कठपुतली बनाकर मोदी जी नचाते हैं, विपक्ष के विरोध के स्वर को हलक में ही दबाने का काम करने का भरकस प्रयास करते हैं, मैं समझती हूं आज इस पूरे झूठ का और इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश करना, भांडाफोड़ करना बहुत जरूरी है। इसी श्रृंखला में नेशनल हेराल्ड के मामले पर देश के 57 शहरों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने, राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने प्रेस वार्ता की और इसी श्रृंखला में आज कानपुर में मैं डॉक्टर रागिनी नायक प्रेस वार्ता कर रही हूं और मुझे आशा है कि सारे मीडिया कर्मी जो हमारे प्रिंट मीडिया से आए हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हैं, हमारी बात को जनता जनार्दन तक पहुंचाने का काम करेंगे और इस प्रयास में हमारा सहयोग करेंगे। तो देखिए, बात ऐसी है। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।